नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मौर्य आपका HSC इन्वायरमेंट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इसके फोल्डिंग क्या होता है, इसके फोल्डिंग के सेफ्टी फीचर्स क्या क्या होते हैं और हम उसके सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमें सबसे पहले इसके फोल्डिंग पे बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके फोल्डिंग होता क्या है। इसके फोल्ड्स मीन्स एनी टेम्परेरी स्ट्रक्चर एंड इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ आर मटेरियल बोथ। इसके फोल्डिंग वो सिंपली टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो मटेरियल और एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट देने के काम आता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ पे इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं, तो क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर यह है स्टैंडर्ड के वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जिसको हम कपलर के थ्रू कंबाइन करके एक वर्किंग प्लेटफॉर्म, एक वर्किंग हाइट तक उसे हम ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, ये तो हुई स्टैंडर्ड की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे जो स्टैंडर्ड की हाइट है और हमारे स्केप फोल्डिंग की हाइट है, अगर वो 10 फीट से ऊपर होती है बिलो ग्राउंड लेवल, अगर बिलो ग्राउंड लेवल से 10 फीट ऊपर होती है तो हमें फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम उसके लिए देना होता है। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में उसमें इंक्लूड होता है गार्ड रेल्स एंड फॉल अरेस्टिंग सिस्टम। फॉल अरेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, जिससे अगर कोई वर्कर है जो हार्नेस और सेफ्टी बेल्ट के थ्रू उसने अपने आप को कवर किया हुआ है और अगर वो गलती से कहीं से दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम की। अगर जो हमारे इसके फोल्डिंग की हाइट है वो ग्राउंड लेवल से 10 फीट ऊपर है तो हमें उसके लिए गार्ड रेल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं एंड फॉल अरेस्टिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करने रहते हैं। ये जो गार्ड रेल है इसकी जो हाइट होती है, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से इसकी 38 इंच हाइट होती है उसके टॉप रेल की, 38 से 45 के बीच में। और जो उसका मिड रेल होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मिड रेल है यहाँ पर, जो मिड रेल होता है, मिड रेल की जो हाइट होती है वो उसके टॉप रेल के हाइट के हाफ हाइट की होती है। अगर हम बात करते हैं 38 इंच की, अगर उसके टॉप रेल की हाइट है तो 19 इंच उसके मिड रेल की हाइट होगी। और अब इसमें क्या क्या होता है, फुटिंग देखते हैं। तो फुटिंग यहाँ पे होते हैं। फुटिंग हमें बेस प्लेट प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि अगर जो सॉइल कंडीशन है वहाँ पर सही नहीं है और जो हमारा स्केप फोल्ड है उसके धंसने के चांसेस होते हैं ज़मीन के अंदर, तो ऐसी जगह पे हमें उसके लिए फुटिंग प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि कोई भी डिसमेंटलिंग ना हो। अब हम बात करते हैं इसके क्रॉस ब्रेसिंग की। तो क्रॉस ब्रेसिंग क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है क्रॉस ब्रेसिंग। और ये जो क्रॉस ब्रेसिंग है तो ये हमें लगाना होता है। अगर हम इसे लगा रहे हैं क्रॉस ब्रेसिंग टॉप रेल के ऊपर, तो ये जो होना चाहिए 38 से 48 इंच के बीच में होना चाहिए वर्किंग प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म की। तो जो हम प्लेटफॉर्म, वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो फुली प्लैंक्ड होना चाहिए और उसके जो हम प्लैंक यूज़ करते हैं उसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ओनली 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए अगर हम प्लैंट को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म के बाद क्लिट क्या होता है, प्लेटफॉर्म के नीचे हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं कुछ लकड़ी के बॉक्स जिसके थ्रू हम उसे ब्रेसिंग के ऊपर प्लेस करें ताकि जो उसका मूवमेंट होता है प्लैंक का वो मूवमेंट ना हो सके। कपलर क्या होता है, कपलर जब हम स्टैंडर्ड को इंस्टॉल करते हैं एक से दूसरे हाइट पे तो उसके बीच में हम कपलर लगाते हैं ताकि वो परमानेंटली वहाँ पे फिक्स हो जाए। लैंडिंग क्या होता है, अगर हम स्टेयर यूज़ करते हैं, जैसे बेसिकली हम स्टेयर यूज़ करते हैं
दोस्तों अब हम बात करते हैं लैंडिंग की। लैंडिंग होता क्या है? अगर हम स्केप फोल्डिंग यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर स्टेयर हम यूज़ कर रहे हैं, तो स्टेयर के कुछ स्टेप के बाद एक रेस्टिंग प्लेटफॉर्म आता है जिसे हम लैंडिंग कहते हैं। रनर क्या होता है? रनर वर्किंग प्लेटफॉर्म पे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जहाँ तक हम वर्क के दौरान मूव कर सकते हैं, तो ये होता है रनर। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे इस सेक्शन के? तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई जनरल रिक्वायरमेंट फॉर सेफली बिल्डिंग एंड यूजिंग स्केपफोल्ड्स। अगर हम कभी भी स्केपफोल्ड इरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स लेना है, किस हिसाब से हमें स्केपफोल्डिंग को डिज़ाइन करना है, कि हम जो स्केपफोल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, इसका हमें चेक करना पड़ता है। सेकेंड वन, आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉम्पिटेंट पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिफोर स्केप फोल्डिंग इरेक्टिंग एंड आफ्टर स्केप फोल्डिंग इरेक्टिंग एंड डिसमेंटलिंग, तो हम उसमें आगे बात करेंगे। हाउ टू असेस स्केप फोल्ड सेफली, हम स्केप फोल्ड पे सेफली कैसे चढ़ सकते हैं। डिटरमाइन प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग गार्ड रेल एंड पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम and identify safety requirement applicable to specific types of scaffold। हम सेफ्टी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केप फोल्डिंग के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स यूज़ करने पड़ते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक जो सिंपली सस्पेंशन स्केप फोल्डिंग सिस्टम है और एरियल स्केप फोल्डिंग सिस्टम है, तो जो सस्पेंशन स्केप फोल्डिंग सिस्टम रहेगा उसके स्पेसिफिकेशन कुछ और बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ओशा, एंड जो एरियल स्केप फोल्डिंग है उसके स्टैंडर्ड कुछ और बोलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा स्केप फोल्डिंग यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, ये हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कॉमन हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं स्केप फोल्ड में? तो फर्स्ट हम बात करते हैं नो गार्ड रेल्स ऑन स्केप फोल्ड। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओसा, अगर हमारे जो स्केप फोल्डिंग की हाइट है वो ग्राउंड से 10 फीट ऊपर है तो हमें वहाँ पर गार्ड रेल सिस्टम प्रोवाइड करना है। गार्ड रेल सिस्टम क्या होता है? किसी पर्सन को वर्किंग के दौरान फॉल से बचाने के लिए हम गार्ड रेल सिस्टम यूज़ करते हैं। गार्ड रेल सिस्टम के साथ हम फॉल अरेस्टिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं। और फॉल अरेस्टिंग सिस्टम क्या होता है? अगर पर्सन वहाँ से अचानक एक्सीडेंटली नीचे गिरता है तो जो फॉल अरेस्ट सिस्टम है उस झटके को महसूस करके ऑटोमेटिक वो फॉल अरेस्ट सिस्टम उसे लॉक कर देता है वहीं पर, तो इससे जो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। द सेकेंड वन इज डिफेक्टिव वुडन प्लैंक्स एंड इनएडिक्वेट प्लैंकिंग ओवरहैंग। इसमें हम बात करते हैं जिससे हम वुडन प्लैंक यूज़ करते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म पे, तो जो वुडन प्लैंक्स होनी चाहिए उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, होल नहीं होना चाहिए उसमें, और जो प्लैंक्स के बीच की डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू ओशा उससे वो ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अनसेफ एक्सेस टू स्केप फोल्ड, अगर हम स्केप फोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सेस है, जैसे अगर हम स्टेयरवेज यूज़ करते हैं उसमें, तो वो फ्री फ्रॉम डेब्रिज होना चाहिए और वहाँ पर कोई भी अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए स्टेयरवे पे। क्रॉस ब्रेसिंग नॉट एडिक्वेट, जो क्रॉस ब्रेसिंग है वो प्रॉपरली फिट होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हमारे जो टॉप रेल है या गार्ड रेल है वहाँ से अगर हम क्रॉस ब्रेसिंग को लगाते हैं तो जो उसका लोअर रेल है जहाँ से मिड रेल के नीचे वाला पार्ट उससे 38 से 48 इंच नीचे स्केप फोल्डिंग की ब्रेसिंग को लगाया जाता है। और अगर ये फॉलो नहीं होता है तो इसे हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये फॉलो नहीं हो रहा है। इनएडिक्वेट फुटिंग क्या होती है? जब भी हम स्केप फोल्ड डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसके बेस प्लेट के थ्रू उसे फुटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि जो वो उसका बेस है वो अनइक्वल ना रहे, वो इक्वल हो। और अगर वो इनएडिक्वेट है और इक्वल नहीं है तो उस वर्किंग कंडीशन में हम वहाँ पर टैग लाइन लगा देंगे ताकि जो पर्सन है उसका उस स्केप फोल्ड का यूज़ उस टाइम ना कर सके। अब जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हम उस पर बात करते हैं। इरेक्ट डिसमेंटल ऑल स्केप फोल्ड्स अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, जब भी हम किसी भी स्केप फोल्ड को इरेक्ट करते हैं या डिसमेंटल करते हैं तो वो जो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर है
उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उस टाइम हमारे पास एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, और उस टाइम कॉम्पिटेंट पर्सन का वर्क ये होता है कि जब भी हम उसे इरेक्ट कर रहे हैं उससे पहले और जब हम उसे डिसमेंटल कर रहे हैं उसके बाद उसे अच्छे से चेक करें, ताकि जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है और स्केप फोल्डिंग के गिरने के चांसेस है वो कम हो सके। अब कैपेसिटी क्या होनी, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए स्केप फोल्डिंग की, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। स्टेबल फुटिंग, स्टेबल फुटिंग मीन्स अगर हम बेस प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो ड्यूरिंग स्केप फोल्डिंग इरेक्टिंग, तो जो स्केप फोल्डिंग की फुटिंग होना चाहिए वो अनइक्वल नहीं होना चाहिए, और जो वहाँ की सॉइल कंडीशन है वो सॉइल कंडीशन अगर अच्छी ना हो तो हम उसे थोड़ा उसको वो वहाँ की सॉइल को, जो ऊपर की सॉइल है उसे हटा के वहाँ पर हम बेस प्लेट फुट करते हैं, ताकि जो स्केप फोल्डिंग की स्टैंडर्ड्स है वो प्रॉपरली फिट हो सके और अनइक्वल लेंथ में ना हो। अब हम बात करेंगे कि हम स्केप फोल्डिंग की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं या उसका सेफ वर्किंग लोड कैसे निकालते हैं। जो भी हम स्केप फोल्डिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि जो उसका मैक्सिमम इंटेंडेड लोड है उसके 4 टाइम ज़्यादा लोड बियर कर सके। मैक्सिमम इंटेंडेड लोड में क्या क्या आता है, जो उसके वर्कर्स है, इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, टूल्स यूज़ हो रहे हैं, मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, उन सब का जो सम अप है उसे मिला के वो 4 टाइम्स उससे ज़्यादा लोड को बियर कर सके, इतनी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला है सेफ वर्किंग लोड इज इक्वल्स टू डी प्लस 4 इंटू एल, वेयर डी जो है वो डेड लोड है। डेड लोड में क्या होता है, जो उसके वेट है इसके फोल्ड कंपोनेंट के वो वेट हो जाएगा, और वर्किंग प्लेटफॉर्म का कितना वेट है वो पूरा उसका डेड लोड में काउंट होगा। और जब हम उसमें लाइव लोड की बात करते हैं, जो एल है वो एल यहाँ पे लाइव लोड है, तो उसमें जो वेट ऑफ द वर्कर्स है वो इंक्लूड होंगे, मटेरियल्स क्या क्या यूज़ कर रहे हो उसका वेट इंक्लूड होगा, और कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत से टूल्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग स्केप फोल्ड इरेक्टिंग, जैसे कि हम उसमें रॉप यूज़ करते हैं, मशीनें यूज़ करते हैं मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसका जितना भी वेट है उसको हम इसमें काउंट करेंगे। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया कि जो डेड लोड है वो 100 kg है, वर्कर ए की जो वेट है वो 70 kg है, वर्कर बी की 85 kg, वर्कर सी की 95 kg, और वेट ऑफ टूल्स 400 kg एंड वेट ऑफ मटेरियल इज़ 2000 kg। तो हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं और जो हमें आंसर मिला, जैसे हमें आंसर मिला 10,700 किलोग्राम, तो हम इसे टन में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर ले सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्केप फोल्डिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बेस प्लेट, ये जो है ये बेस प्लेट है। ये बेस प्लेट हम जब स्केप फोल्डिंग स्केप फोल्डिंग को इरेक्ट करना होता है उससे पहले जो वहाँ की सॉइल की कंडीशन है उसको देखकर हम इस बेस प्लेट को लगाते हैं, ताकि जो स्टैंडर्ड है जो जिस पे हम स्केप फोल्डिंग को इरेक्ट करने वाले हैं वो प्रॉपर एक लेवल में रहे और वो कहीं ज़्यादा झुका ना हो। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर स्केप फोल्ड बेस कैसा होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये बेस प्लेट है और बेस प्लेट हमने लगाया हुआ है, जहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं जो कंडीशन है सॉइल की वो अच्छी है। यहाँ पे हमने मोरम का यूज़ करा है, जो मोरम होती है उसके ऊपर वर्किंग प्लेटफॉर्म लगा है। यहाँ पे मुलायम मिट्टी क्यों नहीं यूज़ हो रही है, इसका एक कारण है कि अगर हम मुलायम मिट्टी यूज़ करते हैं तो जब उस पर वेट बढ़ता है तो जो स्केप फोल्डिंग के डेड लोड के कारण और उसके जो वर्किंग लोड होता है उसके कारण वो जो मिट्टी है वो धंसने लगती है और स्केप फोल्ड उसके अंदर चला जाता है। अब ये हम देखते हैं कि एग्जांपल कि कहीं कहीं पर ज़रा सी लापरवाही की वजह से कैसे एक्सीडेंट होते हैं।
अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं बेस प्लेट ना यूज़ करके इन्होंने मेसनरी ब्रिक्स का यूज़ करा है। तो ये अकॉर्डिंग टू ओसा ये सबसे गलत चीज़ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका सरफेस एरिया है वो कम है, इसके कारण जो उसके फॉल होने के चांसेस होते हैं उसके स्टैंडर्ड के वो ज़्यादा होते हैं। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं स्कैफोल्ड के प्लेटफॉर्म की। तो ईच प्लेटफॉर्म ऑन ऑल वर्किंग लेवल मस्ट बी फुली प्लैंक्ड एंड सिक्योर टू प्रिवेंट मूवमेंट। अब हम बात करते हैं जो वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो वर्किंग प्लेटफॉर्म में हम जो उसके साइज़ यूज़ करते हैं प्लैंक्स का वो 2/10 फीट होना चाहिए। जो उसकी विड्थ होनी चाहिए वो 2 फीट होनी चाहिए और जो उसकी लेंथ होनी चाहिए वो 10 फीट होना चाहिए। और अगर हम प्लैंक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं एक साथ तो उसके जो बीच में जो स्पेस है वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस 1 इंच का क्यों कारण दिया है, इसका मतलब ये है कि अगर हम वर्किंग प्लेटफॉर्म पे कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो टूल्स अगर ज़्यादा वहाँ पे गैप हुई तो उससे नीचे गिर सकता है और उस गैप के उस टूल्स के कारण नीचे अगर कोई वर्कर है तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है फॉल फ्रॉम हाइट से। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में प्लैंक्स दिखते कैसे हैं। तो जैसे अगर हम ये पिक्चर में देख रहे हैं प्लैंक्स और उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो उस पर लिखे होते हैं और किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है वो भी उसमें मेंशन होता है। तो हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही प्लैंक्स को यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्लैंक्स है उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे वर्किंग प्लेटफॉर्म के तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जैसे क्रैक्स होल्स ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन वहाँ पर होती है तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। स्कैफोल्ड यूज़, डू नॉट यूज़ ऑब्जेक्ट लाइक लेडर बॉक्सेस बैरल्स एक्सेट्रा ऑन टॉप ऑफ स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज हाइट। अगर जो हमारा सबसे वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है सबसे ऊपर का वर्किंग प्लेटफॉर्म हमारा है और हमें थोड़ी और हाइट पे काम करना है उस वर्किंग प्लेटफॉर्म से, तो हमेशा कोई भी वहाँ पे लेडर ना बॉक्स और ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे कि जो हमारी हाइट है वो जो गार्ड रेल है उसकी हाइट से बाहर जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इसमें फॉल फ्रॉम हाइट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे में जो केस है ये बढ़ते जाते हैं। प्लैंक्स एक्सटेंड 6 इंच पास्ट सपोर्ट आर सिक्योर्ड। जो प्लैंक्स है अगर हम जो स्टैंडर्ड और ब्रेसिंग के बीच में हम प्लैंक्स यूज़ कर रहे हैं तो प्लैंक्स की जो विड्थ है वो 6 फीट बाहर तक आना चाहिए और ब्रेसिंग के 6 फीट बाहर तक। डू नॉट पेंट प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म होता है हमें उसे पेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे पेंट करते हैं तो जो उसके फ्रिक्शन रहता है वो कम हो जाता है और फ्रिक्शन के कम होने के कारण वहाँ पे स्लिपरी चांसेस क्रिएट हो जाते हैं।